हेलो एवरीवन। और आप लोगों को तो पता ही होगा, एक टेस्ट दिया था अभी तुम लोगों ने 10 तारीख को केमिस्ट्री के, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। तो फिलहाल करते हैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। 5 चैप्टर्स थे, हर चैप्टर का उसके अंदर 8 क्वेश्चंस थे। तो पेपर में तुमको जम्बल था, बट फिलहाल हम लोग उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं, ताकि आपस में लिंक करना क्वेश्चंस को इजी हो जाता है। तो पहले चैप्टर के ऊपर आते हैं। पहला चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसका पहला क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल हैव 5-fold डीजेनरेसी। विच ऑफ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स हैव 5-fold डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ऑप्शंस है तुम्हारे पास अगेन एस, पी, डी, और कौन सा था, एफ। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। किसके पास 5-fold डीजेनरेसी है वो चीज हम लोगों को बतानी है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, एस ब्लॉक को अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे, एस ऑर्बिटल को अगर हम लोग ड्रॉ किया, सो एस सबशेल को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की अगर हम लोग बात करें तो डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक डी जेड स्क्वायर। सेम वे एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स को अगर ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। सो एफ सबशेल में हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। सो आप ध्यान से देखो, किसके अंदर 5-fold डीजेनरेसी है और वो किसके अंदर है हमारे पास? डी ब्लॉक के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है उसके पास? 5, 1 2 3 4 5। आई थिंक ये 7 दिख नहीं रहे होंगे। सो बट एफ ब्लॉक सबको पता है, एफ के अंदर कितने होते हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्वेश्चन में पूछा गया था किसके पास 5-fold डीजेनरेसी है, विच इज ऑप्शन सी, जो है हमारा डी सबशेल, जिसके पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। अगर नाम पूछते उनका तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 नाम होते हैं पांचों ऑर्बिटल्स के, जो डी ब्लॉक के अंदर, सॉरी डी सबशेल के अंदर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, which of the following element has highest energy in 2s electron? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है which of the following has highest energy in 2s electron, एनर्जी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें किसके पास सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले लिथियम को अगर हम लोग देखोगे, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो ऑप्पो प्रिंसिपल यूज करेंगे और उसके हिसाब से हो जाएगी 2s1 1s2 और 2s1। अब सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इतने ही है इसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 6 10 और ये 11 हो गया। पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स। 19 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर तुम लोग देखोगे तो फिर यू विल गेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो गए इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स। रुबिडियम के पास होते हैं 36 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 37 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। सो 36 होते हैं हमारे पास क्रिप्टन के अंदर। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने से अच्छा मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू
5s1, ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहो तो पूरा लिख के देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, सो इसीलिए यहाँ पर 2s1, 3s1, 4s1 और 5s1 है ना। याद कैसे करते हैं ग्रुप 1 को हम लोग? ह, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। ये था हीलियम, हीलियम, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टन, रुबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम। सॉरी, ह, ली, ना, कर, सॉरी दिस इज नॉट क्रिप्टन, दिस इज पोटेशियम। सॉरी, हलीना कर, रब से फरियाद, पोटेशियम। अब यहाँ पर देखोगे तो और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लोग देखोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की होती है NS1, है ना। हाइड्रोजन इज नॉट काउंटेड इन प्रॉपरली ग्रुप 1 में, उसको हम लोग काउंट नहीं करते, इसीलिए ये हो जाता है हमारे पास 2s1, 2q ग्रुप के लिए। सो 2s1 इसके लिए, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 so on so forth। और उससे पहले क्या होता है, यहां पर ये रहेगा हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर रहेगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन। सो ये बेसिकली होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्रिप्टन, सॉरी रुबिडियम का मैंने इसी फॉर्म में लिखा है ना, क्रिप्टन 5s1, क्रिप्टन 5s1। अब बात क्या है, एक्चुअली सवाल में पूछा गया है किसके पास 2s1 में सबसे ज्यादा एनर्जी है। यहां पर देखो 2s1 कंप्लीटली फिल्ड है, यहां पर देखो 2s जो है कंप्लीटली फिल्ड है, यहां पर 2s कंप्लीटली फिल्ड है। ऑब्वियसली क्रिप्टन के अंदर भी 2s जो होगा, रुबिडियम के अंदर 2s कंप्लीटली फिल्ड रहने वाला है। यहां पर 2s हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड है, इसका मतलब कोई भी चीज हाफ फील्ड है, इसका मतलब होता है उसमें एनर्जी ज्यादा रहने वाली है, और एनर्जी ज्यादा होने वाली है इसका मतलब वो चीज अनस्टेबल होती है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रहने वाली है लिथियम के अंदर। सो आंसर था इसका ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करते हैं। अब कॉलम 1 में हमारे पास गिवन है n is equal to 1, L is equal to 0, n is equal to 3, L is equal to 1, n is equal to 4, L is equal to 2, n is equal to 4, L is equal to 3। और कॉलम 2 में हमारे पास है 4f, 4d, 3p और 1s। हमें मैच करना है कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल किस सबशेल को शो कर रहा है, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन किस सबशेल को शो कर रहा है। अब ध्यान से देखो, n is equal to 1, L is equal to 0। L की वैल्यूज कौन कौन सी होती है? L जब हमारे पास 0 होता है उस टाइम पे मतलब हमारे पास s सबशेल है। अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 हो इसका मतलब p सबशेल होता है। अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 हो इसका मतलब d सबशेल, और L की वैल्यू अगर 3 होती है तो फिर f सबशेल, ठीक है। सो s p d f ये हो गया हमारे पास सबशेल। अब यहाँ पर देखो L 0 है ना, 0 के लिए s, तो इसका मतलब ये हो जाने वाला है n 1 है, सो 1s। ये जो होता है ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये एज इट इज, सो 1s। यहाँ पर 3 और L की वैल्यू कितना है? 1, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L 3 है तो वो एज इट इज, और L की वैल्यू 1 होता है मतलब कि p, इसका मतलब 3p। अब यहाँ पर देख लो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज इट इज 4। L2 किसके लिए होता है? L2 होता है d के लिए, सो 4d। और यहाँ पर n की वैल्यू है 4, सो अब ये 4, ओके, n की वैल्यू 4, यस मतलब कि 4, L की वैल्यू 3 का मतलब f मतलब कि यस, ठीक है। अब ये तो इजी है, अब तुम डायरेक्टली मैच करके देख सकते हो। 1s मतलब कि ये इसके साथ जाएगा, 3p मतलब ये यहाँ पर, 4d मतलब ये यहाँ पर, 4f मतलब ये यहाँ पर, बात खत्म। ये इजी क्वेश्चन था। अब इसके अंदर तुमको ऑप्शंस गिवन थे, वो तो तुम लोग चेक करके देख ही सकते हो, बट दिस इज हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी सबशेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है तो कितने सबशेल्स कितने होंगे
और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये हम जो इससे एसोसिएटेड है हमें वो बताना है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, पहला 4,32, 4,16, 4,8 और 4,4, ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से वो सर्कल वाला एक डायग्राम तुम्हारी टेक्स्ट बुक में गिवन होगा, किस हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने चाहिए वो मैं ड्रॉ करता हूं। तो अगर देखोगे तो ये हो जाता है 1s, ये होता है हमारा 2s, ये होता है हमारे पास 2p, ये होता है हमारे पास 3p, 2s, 3s, 4s, यहां पर आ जाता है हमारे पास 5s, उसकी जरूरत नहीं, हमें 4 पे ही रुकना है। सेकंड के ऊपर यहां पर हमारे पास आता है 2p, यहाँ पर आता है 3p, यहाँ पे आता है 4p, यहाँ पे आता है 5p। अगली लेयर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास 3d, यहाँ पे आता है 4d, यहाँ पे आता है 5d। नेक्स्ट लेयर ड्रॉ करोगे तो फिर यहाँ पे आता है 4f, यहाँ पे आता है 5f, और यहाँ पर देखोगे तो फिर तुम्हारे पास आएगा g, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 5g और उसके बाद so on so forth। हमें सिर्फ 4 के अंदर देखना है। 4 के अंदर देखो कितने सबशेल्स हैं, यहाँ पर एक s है, एक p है, एक d है और एक f है, 4 के अंदर है ना। सो हमारे पास s p d f मतलब कि 4 सबशेल्स हमारे पास इंक्लूडेड है ना। कौन कौन से 4 सबशेल्स है, s p d और f। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। d के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स और उनमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स और उनमें आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है। सो 2 + 6 + 10 + 14। अब इसको ऐड करके देखो कितना होता है, 14, 24, 6, 30 और 2 32। सो 4,32 इज द आंसर। सो आंसर इज अगेन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं होने वाला है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। यहां पर 2 1 3 3 1 0 3 1 0 0 -3 0 -1/2 -1/2 +1/2 +1/2, और यहां पर गिवन है n l m l और m s, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों को चेक कर लो, बाकी का हम लोग आगे देखते हैं। अब l की वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो n और l, इसका मतलब इन दोनों को देखेंगे तो फिर 2, l की वैल्यू अभी मैंने बताई थी। अगर तुम्हारे पास l 0 है तो फिर ठीक है, ये l ले लेते हैं, 0 1 2 3। 0 होता है तो s, 1 हुआ तो फिर p, 2 हुआ तो d, 3 हुआ तो f। ये हमारे पास क्या बोलते हैं, l की वैल्यूज होती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो n और l, तो 2p होने वाला है, यहां पर 2p होता है क्या, हाँ 2p पॉसिबल है। यहां पर 1s पॉसिबल होता है क्या, हाँ 1 है ना। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज इट इज, यहां पर s 0 की वजह से, जब ये 0 होता है l तो s होता है हमारा सबशेल। यहां पर देखो 3,3, सो इसका मतलब है कि 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और ये l मतलब कि l जब 3 होता है इसका मतलब f 3f होता है क्या, नहीं होता है। f शुरू ही 4 से होता है, कैसे पता, अभी ऑफ प्रिंसिपल हमने बनाया के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया था, अभी फिर से करता हूं मैं। तो यहां पर देखो 3f पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहां पर देखो 3 और ये 1, सो
3 और ये 1, इसका मतलब है कि 3p पॉसिबल है। हाँ 3p पॉसिबल है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3f पॉसिबल नहीं है? फिर से आ जाओ ऑफ बो प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है ना। वो एक डायग्राम अब भी मैंने ड्रॉ किया था, उसमें चेक करते हैं 3f पॉसिबल है या नहीं है। सो 1 2 3 4 5 यही था। 1s 2s 3s 4s 5s 2 3 4 2p 3p 4p 5p 1 2 3 यहाँ पर आया 3d 4d 5d, यहाँ पर 4f, यहाँ पर 5f। अब यहाँ ध्यान से देखो 3f पॉसिबल नहीं है। ये मैंने क्यों बोला? बिकॉज f शुरू ही 4 से होता है। 4f अगर होता तो पॉसिबल होता, बट यहाँ पर f शुरू ही 4 से होता है, इसका मतलब है कि 3f इज नॉट पॉसिबल। आंसर इसका था C। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Which among the following orbitals are not possible? इनमें से कितने ऑर्बिटल्स हैं जो पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन है तुम्हारे पास, सॉरी 1p 2s 2p 3f 2d 4s और 4f। अब इनमें अलग अलग तुमको ऑप्शंस गिवन है, तुमको ऑप्शंस को कंबाइन करके चेक करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे से बता देता हूँ कि कौन से ऑर्बिटल्स है जो पॉसिबल नहीं रहने वाले हैं, कौन से कॉम्बिनेशन। चलो अगेन ऑफ बो प्रिंसिपल से क्या करो, देखा कितने सारे क्वेश्चन है जो इस सिर्फ इस डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। किसी को अगर इस चीज को समझ में आ गया कि इसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, तो उसको इसी चैप्टर के 3 क्वेश्चन तो वो एनीवे सॉल्व कर लेता। सो यहाँ पर है 1s 2s 2p 3s 4s 5s, यहाँ पर 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d, यहाँ पे 4f 5f। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 1p पॉसिबल है क्या? नहीं, 1p इज नॉट पॉसिबल। p शुरू ही 2 से होता है, 1p इज नॉट पॉसिबल। 2s पॉसिबल है? हाँ है। 2p पॉसिबल है? हाँ है। 3f पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? 3f शुरू ही 4 से होता है, सो 3f पॉसिबल नहीं है। 2d पॉसिबल है क्या? नहीं है, d शुरू ही 3 से होता है, सो 2d भी नॉट पॉसिबल। 4s पॉसिबल है क्या? हाँ है। 4f पॉसिबल है क्या? हाँ है। सो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कौन से क्वांटम नंबर नहीं फॉर्म हो सकते यहाँ पर? कौन से सेट? तो 1p फॉर्म नहीं होगा कभी भी, 3f फॉर्म नहीं होगा और 2d फॉर्म नहीं होगा। सो जो भी ऑप्शन हो इस हिसाब से तुम चेक करके लिख सकते थे। सो क्वेश्चन था which among the following orbitals are not possible? So 1p 3f and 2d are not possible, और ऑप्शंस उन्होंने कंबाइन करके दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Which of the following isoelectronic species contain 18 इलेक्ट्रॉन ईच? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने वाली। सो ऑप्शंस है तुम्हारे पास Na प्लस Mg2 प्लस K प्लस Ca2 प्लस S2 माइनस और Ar। ठीक है, और पूछा गया है विच ऑफ दीज, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो फिक्स है, लेकिन कितनों के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है, कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन। चलो अब चेक करते हैं सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां पर हो जाएंगे Na प्लस में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 प्लस चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसीलिए तो प्रोटॉन्स 2 बढ़ गए, क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 निकल गए हैं, इसका मतलब कितने रह गए? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। K प्लस, पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ +1 चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 19 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, तो यस इट्स में 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम में कितने होते हैं? कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन Ca2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। S2 माइनस, ठीक है, अब सल्फर इज 16, ठीक है, यहां पर सल्फर इज 16 इलेक्ट्रॉन्स।
टू माइनस मतलब दो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा है हमारे पास। सो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब इसके पास 16 + 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 16 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन में तो हमें भी पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो किस किस के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है? सो K + C2 + S2- और Ar। सो आप इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन के अंदर गिवन है वो तुम लोग लिख सकते हो। वैसे ऑप्शन सी सही था इसका, जिसके अंदर ये चारों है ऑप्शन के अंदर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स। ऑप्शंस है हम लोगों के पास 40 K19 एंड 39 K19। नेक्स्ट ऑप्शन है तुम लोग हमारे पास 3He2 4He2। नेक्स्ट है 40 K19 और 40 Ca19। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे A B C। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 24 Mg12 एंड 25 Mg12। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहाँ हम लोग चेक करते हैं? सॉरी तुम रुक जाओ, कुछ तो गलत है इधर पे। ठीक है ठीक है, यहाँ पर अब सही है हमारे पास ऑप्शन। रुक जाओ, बाकी भी एक बार चेक करने दो। 3He2 4He2 ठीक है, 40 K19 39 K19 ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, दिस इज आइसोटोप। सॉरी मैंने आइसोबार बोल दिया। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर का मतलब होता है आइसोटोप्स, जो यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, हमें ऐसा नंबर कोई कंपाउंड ढूंढना है जहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए डिफरेंट और ये दोनों होने चाहिए सेम, क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर होता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास आइसोबार है। अब यहां पर देखो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर नहीं, ये वाला भी नहीं है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, यस, है ना। ये डिफरेंट होने चाहिए और ये सेम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है वो मास नंबर या मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला नंबर एटॉमिक मास को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर का मतलब होता है आइसोबार्स, और C इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which of the following is correct electron dot structure of N2O molecule। N2O molecule का सही स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? ऑप्शन है तुम्हारे पास N डबल बॉन्ड O, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसके बाद N डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड NO माइनस। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 यही है ना। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, लोन पेयर्स है यहाँ पर। और चलो ठीक है, यही है इसके पास। यहाँ पर भी है लोन पेयर आई थिंक। चलो ये है तुम लोगों का ऑप्शन A B C D। पूछा गया है N2O का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। अब इसको ध्यान से देखो, वैसे सब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही है, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास सबसे ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल में सबसे पहला होता है कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला हमारे पास रूल होता है। यहाँ पर सबके पास इक्वल बॉन्ड्स है, देखो 2 2 4 2 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4 2 2 4। इसका मतलब ये तो हमारा खत्म हो गया, वो इस रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, अगर ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए।
लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं गिवन है, इसका मतलब, और यहां पर जब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है तब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये गलत स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखना, कोई भी एटम जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तब उसके ऊपर आता है एक पॉजिटिव चार्ज, और जब अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाता है तब उस पर आता है नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन की कैपेसिटी 3 बॉन्ड्स बनाने की है, यहां 4 बना रहा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यहां 2 ही बना रहा है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं गिवन है, मतलब ये गलत स्ट्रक्चर है। यहां पर भी देख लो, यहां पर भी एक चार्ज होना चाहिए। अब देखो यहां पर बेसिकली दोनों सेम स्ट्रक्चर्स ही है, लेकिन यहां पर 2 ही लोन पेयर गिवन है, यहां पर सॉरी 1 लोन पेयर गिवन है, यहां 2 लोन पेयर्स गिवन है, तो सिर्फ लोन पेयर का डिफरेंट है। लेकिन फिर भी चार्ज की जो बात मैंने अभी बोली, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या यहां चार्ज गिवन है? नहीं गिवन है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यहां पर आओ, इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, डन, सही चीज है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए है ना, 1 2 3 और ये 4। अगर ये 3 और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके ऊपर आना चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 बॉन्ड्स बनाने की, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 ही बॉन्ड बना रहा है। अगर अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सो 2 की जगह 1 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बना रहा है, उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, हाँ आ गया, इसका मतलब ये सही है, ये 100% सही रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्ट्रक्चर का। अब यहां पर भी सेम चीज आ जाती है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। चार्ज गिवन है क्या? नहीं गिवन है, मतलब इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे कि ये सही स्ट्रक्चर है। सो विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर? दिस वन। क्यों? बाकी तीनों में क्या फॉल्ट है? बाकी तीनों में भी चार्जेस गिवन ही नहीं है। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैं बोलना भूल गया, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां से क्या बोलते खत्म होके इस क्वेश्चन से हमारा केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड लेंथ ऑफ, हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 प्लस, H2 माइनस एंड H2 आर इन ऑर्डर। हमें इन तीनों की बॉन्ड लेंथ बतानी है। अब बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली कैलकुलेट करने का कोई भी तरीका हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू, MOT बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। अब देखते हैं किसके पास कितने, H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस H2 प्लस मतलब कि वो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इसका मतलब इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। H2 माइनस के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, H2 के पास 2, उसमें भी एक माइनस चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 3 इलेक्ट्रॉन, और H2 के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मतलब है कि सिग्मा 1s1, ये है H2 का के इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन। H2 माइनस के इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन देखोगे तो तुमको मिलेगा सिग्मा 1s1 1s2 सिग्मा 1s1 स्टार, है ना। ये स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, और ये H2 वाले का देखोगे तो फिर H2 के लिए कंफिग्रेशन हो जाने वाला है सिग्मा 1s2। इतने कम इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस चीज को यहां पर अगर तुम लोग फॉर्मूले में पुट करो तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, मतलब कि H2 के लिए निकालोगे तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग यहां पर एक ही है, एंटी बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठता, सो इसका मतलब 0.5 आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब अगले वाले का देख लो, क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2, मतलब H2 माइनस का अगर देखोगे तो यू विल गेट हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से है? ये वाले, है ना। जो स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जिनमें स्टार नहीं है वो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग वाले हैं। सो ये हो जाएगा बॉन्डिंग में 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 1, सो ये हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.5। अगेन इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अगले वाले का देख लेते हैं 1s2। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 अगर हम लोग देखें तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कितना आ जाएगा 2 माइनस 0
है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब ये आ रहा है 1। अब देखो हमने बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लिए तीनों के। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फायदा क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा कहां पर है? H2 के लिए, तो इसका मतलब H2 का जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होगी। अब इन दोनों का देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, यहां पे और यहां पे, है ना। अब इसके अंदर हम कैसे पता करेंगे? देखो यहां पर कितने हैं? बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1s सबशेल के अंदर वो निपट जाएगा। एक ही सबशेल है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट सबशेल में, फर्स्ट ऑर्बिटल में दो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यहाँ पर एक ही है, इसका मतलब चल जाएगा 1s। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब एक शेल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट के अंदर 2 आएंगे और अगले वाले के लिए इसको एक और सबशेल ऐड कराना पड़ेगा। 2 शेल्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर H2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? एक शेल इंट्रोड्यूस हो गया है, तो H2 माइनस सबसे ज्यादा, क्यों? एक्स्ट्रा सबशेल। उसके बाद आएगा H2 प्लस, क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल में निपट जाएगा। फिर H2 सबसे कम, क्यों? बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। सो दिस वाज द मेथड दैट इज टू बी यूज्ड। अगर तुम्हें कभी भी बॉन्ड लेंथ की जरूरत पड़े, क्या? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है तो जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। दूसरी चीज कौन सी कंपेयर करोगे तुम लोग? द सेकंड थिंग दैट यू विल कंपेयर इज कि तुम्हारे पास कितने शेल्स है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तब कौन से कितने शेल्स है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने शेल्स में बैठ सकते हैं, फिर उस टाइम पे तुम शेल काउंट करो, उसको उस हिसाब से अरेंज करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। मतलब तीनों स्पीशीज जो हमें गिवन है वो पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास B2, O2 और N2। ठीक है, अब यहां पर B2, O2 और N2। B2 मतलब कि बोरोन, है ना, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, और उसके बाद हमारे पास है पाई, है ना, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। यहां पर हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पाई 2px और 2py में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, इसका मतलब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो भैया पैरामैग्नेटिक है, क्यों? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक नहीं, ठीक है, वैसे नहीं होगा, चलो 16 इलेक्ट्रॉन है। जब हमारे पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टर्म्स में थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हो, ठीक है, उस टाइम पे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz। ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। कब? अगर हमारे पास 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो। और उसके बाद अगेन पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2py स्टार, उसके बाद सिग्मा 2pz स्टार एंड देन सो ऑन। कब? अगर 14 या वहां तक जाता नहीं, वैसे 14 मतलब उससे पहले खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारे पास 14 प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहां से यहां तक तो एज इट इज लिख लो, है ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, यहां से यहां तक तो एज इट इज। यहां पर चेंज क्या हो जाता है, ये यहां चला जाता है और 2pz आज यहां आ जाता है, तो सिग्मा 2pz, और उसके बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बाकी सब अगेन सेम, ये बाकी का एज इट इज, सिर्फ यहां पर चेंज आ जाते हैं। कब? जब हमारे पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहां पर कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हम लोग नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर खत्म, मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए, आगे के 8 फिल करने हैं, है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए। सो सिग्मा 2pz2 पाई
2px2 पाई 2py2, ये 8 9 10 11 12 13 14 और 2, इसका मतलब होगा अगेन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों स्टार स्टार और दोनों में आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। अगला चेक करते हैं N2 के लिए। N2 के पास है 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ये 8 के, ठीक है, ये वैसे डायमैग्नेटिक निकल जाएगा। इसका मतलब ये पैरा है, ये भी पैरा है। यहां पर देखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, ये 8 तो एज इट इज, ये जो 8 थे। उसके बाद अब 14 या 14 से कम हो तो ये वाला, मतलब पहले 2 पाई 2px 2py आ जाएगा, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब सब कुछ पेयर्ड है, ये डायमैग्नेटिक आ गया। इसका मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन नहीं है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों के पास है NO, ठीक है ना। पहले दो ऑप्शन सेम है, मतलब अब मैं ये रब कर रहा हूं फिर से नीचे वाला, ठीक है। पहले दोनों हमने देख लिए, पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरा है, ये भी पैरा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेकंड, मतलब जो ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी में तुम्हारे पास है B2 O2 और NO, ठीक है। मतलब वो जो थर्ड ऑप्शन था वो हट गया और NO आ गया। पहले कौन सा था? N2 था। अब NO के पास देखोगे तो आएगा नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये एज इट इज है ना, सिग्मा 2s2 स्टार तक ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज। आगे देखते हैं। सो 15 है, मतलब 14 से तो ज्यादा है। सो इसका मतलब सबसे पहले सिग्मा 2pz आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, मतलब 10 हो गया। उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पर 2 भर दी, यहाँ पर 2 भर दी, अब वो 14 और आएगा पाई 2px स्टार, है ना। यहाँ पर कितने? 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर आएगा 1, मतलब 15। अब यहाँ पर देखो ये अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये भी हो गया पैरा। तीनों पैरा आ गए, इसका मतलब ऑप्शन था ये B2 O2 और NO। निकालना कैसे था? MOT यूज करना था। MOT क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके थ्रू चेक करना था कब पेयरिंग हो रही है, कब नहीं हो रही है। और इनमें तीनों में एक ना एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब ये ऑप्शन है हमारा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CC बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो हाईएस्ट किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C, नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड C, थर्ड इज C, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड, और लास्ट इज कांट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस थे। अब ये चीज शायद तुम लोग 10वीं से पढ़ रहे हो कि जो अल्केन्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, बिकॉज एक सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड्स भी यहाँ पर जुड़े हैं, एक सिग्मा के साथ 1 पाई जुड़ा है, यहाँ पर सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि उतना टाइटली वो होल्ड नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन है सी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास अल्कीन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेप ऑफ PF5 मॉलिक्यूल इज। अब इसको कैसे चेक करोगे? अगेन MOT, शेप ऑफ PF5 मॉलिक्यूल कितना होगा? अब इसके लिए तुम लोगों ने एक चीज, एक फॉर्मूला देखा होगा, V प्लस M प्लस I माइनस C। I या इसको A लिख दो, ठीक है। अब V क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। M क्या होता है? मोनो एटॉमिक एटम्स, मोनो एटॉमिक एटम्स, ठीक है। A क्या होता है? एनायनिक चार्ज। C क्या होता है? कैटायनिक चार्ज, ठीक है। अब PF5 के लिए निकालना है तो P, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है हमारा, ये तो फिक्स है ना। तो फॉस्फोरस के
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ग्रुप 15 का एलिमेंट है फास्फोरस। सो V में आएगा, V है हमारे पास 5। मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स कितने इसके पास? मोनोएटॉमिक मतलब कि वो जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहां पर अगर देखोगे तो आउटरमोस्ट शेल में या तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होनी चाहिए या तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की। कौन कौन सी चीजें मोनोएटॉमिक होती है? ग्रुप 1 पूरा का पूरा और ग्रुप 17 पूरा का पूरा, वो सब मोनोएटॉमिक हम लोग बोलेंगे। सो अब यहां पर देखेंगे क्यों, क्योंकि सब ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ग्रुप 17 वाले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वो होता है हमारा M की वैल्यू यहां पर देखो, क्या F मोनोएटॉमिक हम लोग बोल सकते हैं? हाँ। कितने हैं हमारे पास? M 5, है ना। सो और ये हाफ से भी मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। A मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज कुछ भी है हमारे पास नहीं है, इसका मतलब 0। C मतलब कैटायनिक चार्ज, मतलब एनी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है नहीं है मतलब कि 0। सो अब इसके लिए अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट हाफ। V कितना है हमारा? 5, M कितना है? 5। सो 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ रहा है? हाफ इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5। 5 जब कभी भी हमारे पास टोटल इसका आ रहा हो 5, मतलब कि कितने ऑर्बिटल्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? मतलब कि sp3 और d। इसका मतलब ऑप्शंस है तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शंस है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल। अब यहां पर ध्यान से देखो, sp3d जब भी होता है, sp3d का मतलब होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना। 5 बॉन्ड्स बनने चाहिए। सो एक बनता है यहां पर ट्रायंगल, एक ऊपर, रुक जाओ ट्रायंगल थोड़ा अलग बनाने दो, 1 2 3, एक बनता है ये ट्रायंगल, ऊपर एक नीचे एक। ये ट्रायंगल मतलब कि 1 2 3, है ना। 5 बॉन्ड्स बनने चाहिए। सो है ना, कैसे 5 बॉन्ड? एक यहां पर, 3 यहां पर और एक यहां पर। 1 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 5। सो 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल वाज द आंसर। अब ये कहां पर? ये तो 11th के अंदर शायद तुमको एक टेबल भी गिवन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू, उसके हिसाब से तुम लोग बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अगर 6 आता तो ऑक्टाहेड्रल होता, 4 आता तो टेट्राहेड्रल होता, 3 आता तो फिर प्लेनर होता, सो ऑन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड आयोडीन इन IF7 इज। अब IF7 के अंदर आयोडीन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता करना है। अब IF7 यही है हमारे पास, ठीक है। अब IF7 के अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, I के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, और हर इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ शेयर हुआ है। ठीक है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शंस है 7 9 12 या 14, 7 9 12 या 14, और यहां दिख रहा है कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स है जो सराउंड कर रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन में हम लोग वापस चेक करते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता तो कौन सा होता, है ना, कि इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली थी। सेम फॉर्मूला अगर हम लोग निकाले, Z is equal to V plus M plus C, sorry minus C plus A। So V कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। मोनोएटॉमिक कोई एलिमेंट है यहाँ पर, हाफ फ्लोरीन मतलब कि +7। कोई कैटायनिक चार्ज है नहीं, एनायनिक चार्ज है नहीं है, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो यू विल गेट हाफ ऑफ 14, हाफ ऑफ 14 मतलब 7, और 7 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके पास होती है? sp3d3, और इसके पास स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब कि एक लेयर होती है पेंटागन की, ऊपर एक, आप ऊपर से सबको ज्वाइन करो और नीचे एक एटम और इससे सबको ज्वाइन करो, विच इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर होता है IF7 का, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, Which of the following compound does not follow octet rule? इनमें से कौन सा कंपाउंड octet rule फॉलो नहीं करता है? 4 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, CO2, PCl3, ICl, ClF3।
ठीक है। अब CO2 को देखोगे तो फिर इसके आजू बाजू में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहाँ पर, सो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। सो ये इधर पे O, इधर पे, और यहाँ पर 2 ऑक्टेट हो गया कंप्लीट इसका। ऑक्सीजन के अराउंड एनीवेज होते हैं ये, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब रुको, एक लोन पेयर शेयर किया ना, ठीक है। PCl3 के लिए देखोगे फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लोरीन 3 क्लोरीन के साथ शेयर किया, सो ये क्लोरीन के पास एनीवेज होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और ये 8वां एक ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। हम लोग सेंट्रल एटम को देखते हैं सिर्फ। सो यहाँ पर देखो हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ICl को अगर देखोगे तो आयोडीन के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर दिया, हो गए दोनों के पास ऑक्टेट, मतलब अगेन ऑक्टेट कंप्लीट। ClF3 का देखो, क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको एज लोन पेयर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब F3 मतलब एक एक F के साथ शेयर किया है उसने एक एक इलेक्ट्रॉन। सो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन डी, सो ऑप्शन इज ClF3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज which of the following molecule has unpaired electron in anti bonding molecular electron। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन के अंदर। 2 मिनट रुको, मैं इंक भर लेता हूं। सो ऑप्शंस है तुम्हारे पास O2 N2 Cl2 और B2, O2 N2 Cl2 और B2। अब यहां पर अगर तुम्हें ध्यान से याद हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तुम लोगों को MOT के हिसाब से बताया था, ठीक है ना। 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिसके पास। सो 2 मिनट चेक करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास O2 N2 C2 और B2। सो O2 N2 C2 और B2। O2 के पास कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा है, इसका मतलब जो नीचे लिखी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यूज करेंगे, जहां पर सिग्मा 2p जो होता है वो पहले आ जाता है, देन पाई 2x और पाई 2z पाई 2y। तो अब इसके लिए देखोगे तो फिर सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, फिर सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खत्म हो गए। अब 2 और बचे हुए, वो 2 कहां पर जाएंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। हमेशा पहले एक एक बॉन्ड शेयर किया करो, उसके बाद पेयरिंग किया करो। सो यहाँ पर देखो पाई के अंदर मतलब एंड, और यहाँ पे दोनों में स्टार है ना, यहाँ पर रेगुलर होता है बॉन्डिंग वाले, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाले। सो यहाँ पर पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, which of the following molecule has unpaired electron in anti bonding molecular orbital। so anti bonding के अंदर unpaired electron, इसका मतलब ऑप्शन इज O2, मतलब ऑप्शन ए सही था। बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, कर लेना इसी तरीके से तुम लोग चाहो तो, बट इसके अंदर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, और 11th में तो तुम लोग इस चीज को पढ़ ही चुके हो बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज लोएस्ट। अब हमारे पास कुछ अलग अलग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब पूछा गया है इनमें से किस में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोएस्ट है।
ठीक है, आप एक एक का कैलकुलेट करते हैं। NO का मतलब सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है NO, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब कि NO2, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मतलब कि N2O3। NO3 मत लिख देना, NO3 मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3 और सॉरी +6 और नाइट्रोजन +6 नहीं शो करता। अब NO के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X ले लेते हैं, नाइट्रोजन को X ले लिया, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, हमेशा मतलब एटलीस्ट इस केस में, सो -2 और कोई चार्ज है क्या, नहीं, इसका मतलब 0। x -2 = 0 मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। ठीक है, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया +2। यहाँ पर N2O के लिए देखोगे तो N2 है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ x ले लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 = 0। सो 2x = 2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो इसका मतलब नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +1। NO2 के लिए चेक करोगे, इसके लिए नाइट्रोजन का लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2 लेकिन 2 बार है इसीलिए 2। सो करोगे तो फिर x -4 = 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है, +4। नीचे देखोगे तो N2O3 मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ x +3 × -2, 3 क्यों, 3 टाइम्स है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 क्यों, बिकॉज एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। तो यहां पर देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2x और इक्वल टू कितना, ये 0, क्योंकि पूरे पावर में कोई चार्ज है ही नहीं। सो 2x - 6 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है 3। तो देखो यहां सबसे कम कहां पर है ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कहां पर है, नाइट्रस ऑक्साइड में, मतलब N2 के अंदर इन चारों में से सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज +1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक इक्वेशन गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ Br2 + 6 टाइम्स ऑफ CO3 2- +3 टाइम्स ऑफ H2O gives 5 टाइम्स ऑफ Br- plus BrO3- +6 टाइम्स ऑफ HCO3-। अब तुम लोगों को अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, ये स्क्रीनशॉट एक बार देख लो कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आओ फिर से, यहां पर ब्रोमीन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो फिर यहां पर 0 है, वहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो Br- मतलब कि -1 है। BrO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ब्रोमीन के लिए X लिया, O3 मतलब कि माइनस, ठीक है, +3 बार ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, और टोटल किसके ऊपर इसका चार्ज इज इक्वल टू -1 है ना, ये -1 के बराबर इक्वल टू -1। सो x -6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ रही है, +5। तो इसका मतलब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से -1 में भी गई है और 0 से +1 में भी गई है। 0 से -1 में गई है, इसका मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, और 0 से +5 में गई है, इसका मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जब इसका मतलब ऑप्शन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं बैठता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना होने वाला है वो हमें बताना है। तो देखते हैं CrO5 ऑप्शन है तुम लोगों के पास 6, 10, 5 और 4। ठीक है, अब किसी को अगर ध्यान से अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। लेकिन यहां पर अगर तुम लोग यहां पर अपने रेगुलर तरीके से सॉल्व करोगे, क्रोमियम के उसको x लिया, ऑक्सीजन के इसको +5 × -2 = 0, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10। और बहुत सारे लोगों ने 10 को ऑप्शन टिक किया है, लेकिन ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर जो क्या बोलते हैं इसका पेरोक्साइड लिंकेजेस होते हैं ऑक्सीजन के, और जब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज बना रहा होता है उस टाइम पे वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्रोम, अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता कितने पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन बना रहा है ना, तो हम क्या करते हैं CrO5 मान लेते कि एक पेरोक्साइड लिंकेज है। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकता हूं CrO3 × O2
ये बेसिकली O5 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ O2 क्यों, O3 मतलब रेगुलर, रेगुलर का मतलब ये हमें -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। पेरोक्साइड वाले को अलग लिया बिकॉज पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो यहां पर हमने मान लिया कि -1 है। ठीक है, अब अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम का लिया X3, तो मतलब +3 इंटू हमने मान लिया 3 ऑक्सीजन -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं, सो -2 प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं, टोटल चार्ज 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन आ रहा है 8। क्या ऑक्सीजन 8 क्या बोलते हैं वो देता है, सॉरी 3 to the 6, 6 to the, हाँ, क्या ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 शो करता है? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नहीं शो करेगा क्रोमियम, तो इसका मतलब है कि 2 पेरोक्साइड लिंकेज भी गलत है। 3 पेरोक्साइड लिंकेज करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम 3 पेरोक्साइड लिंकेज करके देखेंगे तो CrO2 into O3 करके देखा हम लोगों ने। ठीक है, इस केस के अंदर तो हमारे पास क्रोमियम किसको X ले लिया, अब ये जो रेगुलर है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, तो हमको मिलेगा यहां पर 2 into -2 प्लस 3 into -1, तो ये कितना मिलेगा X -4 -3 = 0। X की वैल्यू आ रही है 7, अगेन रॉन्ग क्योंकि क्रोमियम -7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं देता है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ऑक्सीजन 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस अब हम लोग मान रहे हैं, तो CrO into O4, ये ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ये 4 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, तो Cr -2 है ना, एक ही है तो डायरेक्टली -2 लिख दिया, प्लस 4 into -1 = 0, क्यों टोटल चार्ज 0 है, तो Cr -2 -4 = 0, तो क्रोमियम दे रहा है हमको +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज राइट। कहां पर है? +6 जो A है, और क्रोमियम मैक्सिमम +6 ही देता है। एक्चुअली अब हम कैसे बोल सकते हैं, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सॉरी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब एक चीज, जितने बॉन्ड बनाएगा, देखो यहां पर क्रोमियम और ऑक्सीजन, क्रोमियम स्लाइड पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर स्लाइड नेगेटिव, यहां पर स्लाइड पॉजिटिव, इस बॉन्ड की वजह से। ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से अगेन स्लाइड पॉजिटिव यहां पर, स्लाइड नेगेटिव यहां पर, इस बॉन्ड की वजह से स्लाइड पॉजिटिव क्रोमियम पे, स्लाइड नेगेटिव यहां पर, इस बॉन्ड की वजह से स्लाइड पॉजिटिव यहां पे, स्लाइड नेगेटिव यहां पे, स्लाइड पॉजिटिव यहां पे। देख लो, 4 तो सिर्फ 1 2 3 4 तो सिर्फ इन 4 ऑक्सीजन की वजह से हो गए, लेकिन ये भी तो है ना, इस बॉन्ड की वजह से +1 -1, और इस बॉन्ड की वजह से +1 -1। इसीलिए देखो, एक ही ऑक्सीजन है जो -2 का चार्ज दे रहा है ना, -1 -1 मतलब -2, एक ऑक्सीजन है जो -2 का चार्ज दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, वो ये वाला ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड से। बाकी 4 ऑक्सीजन है जो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं, 1 2 3 4 जो पेरोक्साइड लिंकेजेस है, और क्रोमियम जो है 1 2 3 4 5 6, देखो जितने बॉन्ड्स वो बना रहा है उतने वो ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज, बट जिन लोगों को पहले मैं समझा चुका हूं उन लोगों को तो आइडिया होगा, बिकॉज इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following species do not show disproportionation reaction? Options है हमारे पास ClO4-, ClO-, ClO3- और लास्ट ऑप्शन है ClO2-। पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हर में क्लोरीन है तो इसका मतलब क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस भी होना चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, है ना, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज नहीं, यहाँ पर +7 है, नहीं ClO3- प्लस, सॉरी यहाँ पर +5 है, सही है, और यहाँ पर है
4 +3, ठीक है। हमें हर जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। एक चीज, क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लोरीन उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट रिड्यूस तो हो सकता है पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये सब ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1 से +7 तक। कैसे पता? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसका मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हो सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसका मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर करती है -1 से +7 के अंदर। यहां ऑलरेडी +7 है, इसका मतलब इसके आगे वो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, ये नहीं बढ़ा सकता, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होना चाहिए। रिड्यूस तो हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ऑप्शन है ये, बिकॉज दिस विल नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑप्शंस है तुम्हारे पास -2, +1, 0 या फिर +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्ट्रक्चर होता है ये। एक चीज यहां पर देखो, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्रोमियम का वो जो एग्जांपल देखा था, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव किया था। क्यों कर पाए थे? बिकॉज ऑक्सीजन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब चार्जेस खुद को सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो यहां पर जो ऑक्सीजन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो होता है 0। क्यों? चार्जेस सेपरेट हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव नेगेटिव में कहां सेपरेट करोगे? तो ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये भी 0 इसके पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और दोनों पे 0 ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखना, कभी भी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कब डालोगे? अगर अपने अलावा किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 0, ऑक्सीजन किसी और के साथ बनाएगा तो उसके ऊपर +1 या -1 आ जाएगा वैसे। ठीक है, एक बॉन्ड का -1 या एक चार्ज आता है, याद रखना। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ईथीन इज हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म ईथेन, क्या कहा? ईथीन है हमारे पास, इसको हाइड्रोजनेट किया गया है टू गिव ईथेन, तो CH3। अब इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन एक्ट्स एज, हाइड्रोजन किसके जैसे बिहेव कर रहा है? ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडेंट। आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपने हाइड्रोजन यहां पर इससे जाकर अटैच हो जा रहा है ना। हाइड्रोजन इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है, हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है। हाइड्रोजन जब किसी चीज में ऐड होता है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है ना। मतलब इथीन इज रिड्यूस्ड। क्यों? रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब इथीन इज रिड्यूस्ड। किसने रिड्यूस किया? हाइड्रोजन ने, है ना, इसी ने हाइड्रोजन ऐड करवाया। तो हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इथीन को रिड्यूस करवाया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, दैट्स अनदर थिंग। चलो चलते हैं अगले केस, अगले ऑप्शन में, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था। क्या था? MnO4 प्लस C2O4 2 प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस CO2 प्लस
H2O। अब यही हमारे पास ऑप्शन, अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस गिवन है कि MnO4, C2O4 और H+। अब इन जगहों पर तुमको कितने क्या बोलते हैं, सॉरी इनकी इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे इक्वेशन के बैलेंस होने के बाद हमें वो बताना है। ठीक है, अब यहां पर ठीक है, अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग चाहो तो रेडॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो। रेडॉक्स के थ्रू कैसे, यहाँ पर Mn2+ ऑक्सीजन H2 को ऐड करते हैं, है ना, वो सब चीजें यू कैन डू दैट ऑल्सो। इंस्टेड ऑप्शंस चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन चेक करना हमेशा बेटर होता है ऐसे केस के अंदर, इंस्टेड के तुम लोग बैलेंस करते बैठो। बैलेंस करने के बैलेंसिंग इक्वेशन में कई बार अगर गलती भी हो जाए, बिकॉज ऑक्सीजन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर गलत ले लिया उस टाइम पे गलती हो सकती है, बट ऐसे केस में कभी गलती ऑप्शन चेक करने में कभी गलती नहीं होती। फिर भी इन केस ना पहला ऑप्शन चेक देख लिया करो। सो MnO4- से हमको मिल रहा है Mn2+। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 4 हाइड्रो ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 H2O किया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ H+ कर दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो वहां उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर ज्यादा है, यहाँ पर +7 है, तो मैं कितना डिफरेंस है 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। अगला C2O4 2-, ठीक है, C2O4 2-, और इससे हमको मिल रहा है CO2। यहां पर C2O4 2- का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ x -8 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू 8 वहां गया तो 6 3 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर देखोगे तो आएगा +4। ठीक है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पर +4 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ OH-, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ 2-, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ H2O को ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन कम है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फिर 4 टाइम्स ऑफ H+ को ऐड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की, सॉरी किसकी कमी है, यहाँ पर चार्ज को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ पर +4 चार्ज है। टेक्निकली हमने वहां पर +1 मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करना चाहिए था +1 इलेक्ट्रॉन, बट हम लोग +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ C2 के ऊपर चार्ज आया है ना, तो बिकॉज दिस इज C2। अगर कार्बन के ऊपर देखोगे तो +3, बट वो C2 की वजह से +3 आया है, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन वहां ऐड किए। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद दोनों को ऐड करो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी। अब ध्यान से देखो, इसको हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑप्शन चेक कर लो, ये 2, ये 5 और ये आ जाएगा 16। तो दो इक्वेशन बैलेंस की, तीसरा 16। इसीलिए इतना सब करने से अच्छा होता है कि तुम लोग ऑप्शंस चेक कर लो। चलो चलते हैं, है ना, मैंने 2 चेक किया, अब ये 16 कैसा, बाकी ऐड करके देख लेना। H+ की जो वैल्यूज आएगी वो 16 के बराबर आ जाएगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना है। अब मैं, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास NH4Cl, N2NO और HNO3। अब इनको अरेंज किया गया है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले को अगर हम लोग ध्यान से देखोगे, NH4Cl, नाइट्रोजन की इसको X ले लिया, हाइड्रोजन +1 देता है, कितने हैं 4, इसका मतलब है कि +4, एक हाइड्रोजन +1, 4 हाइड्रोजन +4, क्लोरीन -1 देता है, -1 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है 3। यहाँ पर X की वैल्यू आ गई 3, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 का। अगले क्वेश्चन N2 के ऊपर देख लो, नाइट्रोजन कितना दे रहा है, आपस में बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि N
क्या बोला था थोड़ी देर पहले, आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं चार्जेस स्प्लिट नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। NO को ध्यान से देखो, नाइट्रोजन X लिया, ऑक्सीजन -2 देगा इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी ली हमने, 2। हमको X का ऑक्सीडेशन स्टेट X की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 2। HNO3 के लिए देख लो, HNO3 के लिए हाइड्रोजन देता है +1, नाइट्रोजन को लिया X, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन कितना देता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो +3 × -2 इज इक्वल टू X की वैल्यू हमारे पास आएगी +5। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा है HNO3, उसके बाद है हमारा थर्ड वाला मतलब कि NH4Cl, उसके बाद है हमारे पास NO, और उसके बाद है हमारे पास N2। सो ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोर्स। अब ये तो रटने वाली चीज है बेसिकली, मैं किस एलिमेंट का, सॉरी किस और का फॉर्मूला क्या रहने वाला है वो तुमको बताना है। अब यहां देख लो, बेराइल इज बेसिकली, बेराइल का जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्टली बता देता हूं। बेराइल जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है BeO Al2O3 6SiO2। और देखो बेरिलियम एक के अंदर ही है तो तुम लोग वैसे भी गेस कर सकते थे बिकॉज एक ही है बेराइल। अगला ठीक है, कार्नलाइट, अब कार्नलाइट जो होता है वो पोटेशियम का होता है, और सो कार्नलाइट पोटेशियम, अच्छा फर्स्ट ही है देखो विच इज KCl MgCl2 6H2, दैट इज कार्नलाइट। नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस, और एस्बेस्टॉस जो है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, और जो हमें गिवन है कैल्शियम मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन विच इज Ca2MG5Si8O22O2। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं, बट कौन सा किस चीज का और है वो पता है। ठीक है, जैसे ये पोटेशियम का और होता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का और होता है, ये बेरिलियम का और होता है। बेसिक चीज भी याद रखिए तो तुम लोग बता सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेसाइट। अब मैग्नेसाइट जो होता है मैग्नीशियम का और होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है बट एक्चुअली ऑप्शन जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 × 7H2। सो ये है उसका आंसर। ठीक है, अब ये तुम्हें शायद ना पता हो तो ये एक्सपेक्टेड था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीशियम इज, ठीक है, हमें सीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब यहाँ पर अभी सीशियम को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो ग्रुप 1 के अंदर है ना, ह ली ना कर रब से फरी याद, ये आ गया हमारे पास सीशियम। थोड़ी देर पहले ही मैंने इन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। ये क्या है, लिथियम He2S2, यहाँ पर 3S2 4S2 सॉरी 1 5S1, यहाँ पर 6S1, और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक किसका नाम, नोबल मेटल्स का। सो नो इनर्ट गैसेस हीलियम, इना, नीना और करीना के जेरोक्स। सो Xe6S1 जो भी होगा वो सीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। सो Xe6S1 मतलब कि सी ऑप्शन था तुम लोगों के पास। चलो नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट एबंडेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज। सो लीस्ट एबंडेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल बताना है, और ऑप्शन है हमारे पास बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। अब हमेशा एक चीज याद रखना, हर ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने वाला है और वो लीस्ट एबंडेंट होता है, और यहाँ पर रेडियम इज लीस्ट एलिमेंट। आई थिंक तुम्हारे ऑप्शन में कुछ तो गलती हो गई थी, ऑप्शन सी स्ट्रोंटियम गिवन है बट आई एम सॉरी, रेडियम इज क्या बोलते हैं मोस्ट या लीस्ट एबंडेंट। ठीक है ना, सो सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट इज रेडियम। सो ऑप्शन इज बी, आई थिंक पेपर में सी गिवन था।
सो वो 1 मार्क अगर मैं देखता हूँ बढ़ जाएंगे तुम लोगों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट रैंकिंग द फिफ्थ एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है, फिफ्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट के अंदर, और फिफ्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। ये चीज पता होनी चाहिए। और सिक्स होता है मैग्नीशियम, ठीक है। सो फिफ्थ मोस्ट एबंडेंट होता है हमारे पास कैल्शियम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द लाइटेस्ट मेटल नोन इज, ऑप्शंस है बेरिलियम, लिथियम, सोडियम या मर्क्यूरी। अब इनमें से सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास कम प्रोटॉन होंगे, और वो लाइट होने वाला है विच इज लिथियम, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, सबसे हल्का। सो ऑप्शन इज लिथियम। बच्चों ने ये तक गलत करके रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है, पहला बेरिलियम का मतलब होता है कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो साइज बाय चार्ज का जो रेशियो होता है उनमें काफी सिमिलर होता है, जिसकी वजह से उनमें सेम प्रॉपर्टीज होती है, तो वो उस रिलेशन को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। व्हाट द सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज शोन बाय टू डिफरेंट एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द रेशियो ऑफ देयर साइज टू चार्ज, ठीक है। सो अब यहां पर देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम गलत। मैग्नीशियम जो होता है वो लिथियम के साथ क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशन दिखाता है। अब ध्यान से देखोगे तो लिथियम यहां पर आता है और मैग्नीशियम यहां पर आता है ना, लिथियम यहां पर आता है, बेरिलियम। अब बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के बाजू वाले के साथ जो खाली होता है ना, तो बेरिलियम तो नई डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। बट यहाँ Na आ जाता है, यहाँ कैल्शियम, सो ये इसके साथ अपना डायगोनल रिलेशन शो करता है, ये इसके साथ अपना डायगोनल रिलेशन शो करता है, ठीक है। सो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनल रिलेशन शो करेंगे, ठीक है, जो है ऑप्शन सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ बताया तुमको, कुछ ऑक्साइड्स गिवन है, मैं सिर्फ ऑक्साइड्स लिख देता हूं। ऑक्साइड्स है तुम लोगों के पास MgO, BeO, CaO और BaO। ध्यान से देखोगे तो फिर ये ग्रुप 2 है। कैसे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, और यहाँ SCO गिवन नहीं है, सो बट होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो ओके वेट, कहा गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो यही है ना, ग्रुप 2 के अंदर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आप ऊपर से नीचे अगर तुम जाओगे तो एसिडिटी जो होती है ये हमें इसमें पता क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिटी जो होती है ऊपर से नीचे रिड्यूस होती है, और बेसिसिटी जो होती है ऊपर से नीचे डिक्रीज करते हैं। मैं सिर्फ ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं। सो ऑक्साइड्स जब भी होते हैं ऊपर से नीचे जो होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिटी डिक्रीजेस एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस। अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये रहने वाला है तुम्हारा सीक्वेंस। ऑप्शन बी तुम्हारा सही था वैसे, तो ऑप्शन चेक कर दो, क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एक्सटिंग्विशर कंटेन H2S, सॉरी फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स H2SO4 एंड NaHCO3, मतलब क्या बोलते हैं वो जो व्हाइट कलर आता है फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग के ऊपर सेट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ऑप्शन इज इसका ए कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर NaHCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2SO4, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। अब इस चीज को लिख के रखो और याद रखो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आया है हमारा लास्ट चैप्टर विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला है IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH CHO, यहां पर OH, ठीक है। सो अब यहां पर देखो प्रायोरिटी के हिसाब से अल्डिहाइड कीटोन से पहले आता है, अल्कोहल तो भूल जाओ, है ना, अल्कोहल तो बहुत बाद में आता है। सो 1 2 3 4 5, 4 के ऊपर कीटोन है, इसका मतलब 4 के ऊपर कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो।
2 पे हाइड्रोक्सी है ना, अल्कोहल मतलब उसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्या होगा? 4 ऑक्सो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। ऑप्शंस अगर देखोगे तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन सी है विच इज 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनॉल। अब ये 2 हाइड्रोक्सी पहले क्यों आ गया? अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना पड़ता है। अब क्योंकि हाँ पेंटेनॉल तो एंड में आएगा, बट इन दोनों का हाइड्रो अल्फाबेटिकली देखोगे तो O बाद में आता है, देन H, तो इसलिए 2 हाइड्रोक्सी। अब और ये बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, बिकॉज बाकी ऑप्शन तो यू नो आसपास भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन के। बच्चों का ये भी गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC नेम। अगेन एक IUPAC नेम पे क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के IUPAC नेम पे क्वेश्चन डाले थे ताकि बच्चों के एटलीस्ट उसमें मार्क्स आ जाएंगे, बट उसमें भी नहीं आए बच्चों के मार्क्स। 2 मिनट रुको। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये H, ठीक है। अब आइडेंटिफाई IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये है हमारे पास प्रायोरिटी वाइज देखेंगे अगर हम लोग तो फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। कीटोन हमारा प्रायोरिटी पे आना चाहिए, लेकिन यहां से भी 4 है, यहां से भी 4 है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। नंबरिंग हम यहां से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलेगा, है ना। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब हेक्सेन ही है तो इसका मतलब ये H ही है, ठीक है। सब हेक्सेन ही है, ये H ही था, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, 3 के ऊपर है फिनाइल ग्रुप, 4 ऑक्सो, और ये क्या है या फिर सॉरी ऑक्सो नहीं होगा, हेक्सेन है, सो हेक्सेनोन, हेक्स 4 ओन, ये तुम्हारा ऑप्शन था। Which is ऑप्शन बी 2 मिथाइल 3 फिनाइल हेक्सेन हेक्स 4 ओन। हेक्सेन 4 ओन गिवन था, वन एंड द सेम। 2 मिथाइल सॉरी यहाँ 3 लिखना भूल गया, 3 के ऊपर है फिनाइल, हेक्स 4 के ऊपर ओन, मतलब कि हेक्स 4 ओन, ये था इसका नाम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which is the most stable कार्बोकैटायन? सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? ऑप्शंस है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है ये आइसोप्रोपाइल। अगला है हमारे पास ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन। ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन मतलब कि C, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप, और इसके ऊपर एक कार्बोकैटायन। अगला है हमारे पास इथाइल कैटायन, मतलब कि C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अगला है एन प्रोपाइल कैटायन, एन प्रोपाइल मतलब कि यहां पर। अब 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन हो, उस पे कुछ अटैच्ड हो। सो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन, उस पे कार्बोकैटायन। सो 3 डिग्री बेंजाइलिक सबसे स्टेबल होते हैं। बेंजाइलिक नहीं पता तो भी 3 डिग्री के हिसाब से ही तुम किसी को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था सिर्फ कि ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन होता क्या है। दिस इज दैट कार्बोकैटायन। बच्चों ने बहुत गलतियां की है, विच इज रियली सैड। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? 2 स्ट्रक्चर्स गिवन है, वन इज दिस और अगला है ये। ऑप्शंस है पोजीशन आइसोमर्स, नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट फंक्शनल, या फिर स्टीरियो। अब देखो कौन सी चीज चेंज हुई है। यहां पर COOH था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां अल्कोहल और अल्डिहाइड में वो चेंज हो चुका है। फंक्शनल आइसोमर आंसर था, फंक्शनल आइसोमर। इजी क्वेश्चन, बच्चों ने ये तक गलत किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोमेरिज्म शोन बाय, ठीक है। अब कौन सा आइसोमेरिज्म शो हुआ है वो बताना है। 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है हमें, CH3, मैं सिर्फ C लिख रहा हूं, C
सी थ्राइस का मतलब सी 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 मतलब 3 बार कार्बन, उसके बाद ओ सी, उसके बाद सी सी ओ सी सी सी, उसके बाद सी 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 ओ सी सी। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म या ऑप्टिकल। जब भी तुम्हारे पास जो डिफरेंस होता है वो लेफ्ट और राइट साइड की चेन के अंदर डिफरेंसेस की वजह से कोई आइसोमर बन रहा हो, तो अब उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म 3 चीजों में होता है, एस्टर्स में होता है, ईथर में होता है, या फिर अमाइंस में होता है। ठीक है ना। सो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर कितना है, 5 कार्बन, यहां पर सॉरी 4 कार्बन इधर पर है, 1 कार्बन इधर पर है। यहां पर अगर देखोगे 2 कार्बन यहां पर है, 3 कार्बन यहां पर है। यहां पर अगर देखोगे तो 2 कार्बन यहां पर है, बट 3 कार्बन यहां अलग तरीके से अरेंजमेंट, यहां आइसो के फॉर्म में अरेंज है ना। सो 3 कार्बन बट आइसो, यहां पर 3 कार्बन है बट एन मतलब नॉर्मल अरेंजमेंट है। सो इसे हम कहते हैं मेटा मेरिज्म। कब? जब तुम्हारे लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो लेंथ ऑफ चेन या जो अरेंजमेंट ऑफ चेन हो वो डिफरेंट हो, तब हम उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। ये ईथर के केस में होता है, एस्टर के केस में होता है, या अमाइंस के केस में होगा। ये बहुत रेयरली फाइंड किया जाता है। ठीक है, रेयरली मतलब इन बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में नहीं मिलता है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन। अब कितने बॉन्ड्स है हमारे पास, और स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स देख लो, सॉरी पाई बॉन्ड देख लो पहले तो। 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। अब रुक जाओ, यहां पर हाइड्रोजन्स भी होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ C इधर पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे C इधर पे एक हाइड्रोजन, इधर पे एक हाइड्रोजन भी होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर पे एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर C 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे CH3। ठीक है, अब गिनते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, H3 है ना, 17 18 19 ऑड नहीं हो गया। ऑप्शंस में तो मैक्सिमम 18 गिवन है, 18,4 वैसे वही ऑप्शन होना चाहिए। चलो 4 तो यह है, क्या गलती हुई। चलो फिर से एक बार गिन लेते हैं पाई बॉन्ड कितने होंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। सो थोड़ा ध्यान से ढंग से लिखता हूँ, CH 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 CH, इधर पे आएगा C, यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, C H, यहाँ पे C H3, इधर पे एक H, यही है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स तो गिन चुके हैं हम लोग, अब सिग्मा गिनने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इधर तो 19 आ रहे मेरे, बट एक्चुअली आंसर के अंदर 18,4 है। सो कुछ में भी इधर उधर हाइड्रोजन चेंज हो गया होगा। सो चेक कर लेना एक बार, 18,4 आंसर है, उससे ज्यादा तो बन भी नहीं रहे, और 19 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन है तुम्हारे पास 14 सिग्मा 8 पाई, 9 सिग्मा 8 पाई, 18 सिग्मा 4 पाई, 4 सिग्मा 2 पाई। 18 सिग्मा ये 4 पाई तो आ ही गया था, वैसे उसके हिसाब से तुम लोग बोल सकते थे, बट यहाँ 19 सिग्मा मेरा आ रहा है। चेक कर लेना कहीं हाइड्रोजन में कुछ गलती हो गई होगी मुझसे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन, सॉरी मैच द कॉलम है। 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है और उसके नाम बताने हैं कौन कौन से होने वाले हैं। सो पहला यहाँ पर है OH दिस, अगला स्ट्रक्चर है ये, नेक्स्ट इज और ज्यादा बड़े बना दिए क्या, हाँ थोड़ा। सो नेक्स्ट इज दिस, ठीक है।
अब ऑप्शन में 3,7 डाइमिथाइल ऑक्टा, चलो ये छोड़ दो ऑप्शंस, हम ही लोग देख लेते हैं कि किसका क्या होने वाला है। ठीक है, सो अब यहां देखोगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले को अगर देखोगे तो फिर यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6, 3 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, 3 के ऊपर और एक मिथाइल ग्रुप, 5 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। सो 3,3,5 मिथाइल और हेक्सेन या फिर हेक्स 1 इन 2 ओल। ठीक है, ये उसका नाम है क्या, वैसे इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म जल्दी एग्जिस्ट नहीं करता, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है, टोटोमेरिज्म पढ़ा ही होगा, बट फिर भी इसका नाम है 3,3, 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है थर्ड नंबर पे और एक 5 के ऊपर है, 3,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 1 इन 2 ओल, जो था तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ये वाला, अब इधर पे देख लो। सो कीटोन ग्रुप है क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। अब देखो 1 प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगी, 2 3 4 5। सो अब 4 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, सो 4 मिथाइल, 4 के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है मतलब कि पेंटेन, और सेकंड के ऊपर कीटोन है मतलब कि पेंटेन 2 ओन। सो जो था तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, जो फोर्थ ऑप्शन था तुम लोगों के पास। नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, ये देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH। सो यहां पर इसको फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, 5 के ऊपर कीटोन ग्रुप, प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, क्यों, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट होती है प्रायोरिटी। सो 5 के ऊपर ऑक्सो, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक है ना, सॉरी हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, और कुछ मिथाइल मिथाइल है क्या, नहीं है। सो इसके अंदर ऑप्शन है तुम्हारे पास 4 मिथाइल, रुक जाओ, यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर एक ये भी है, मतलब 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है, 4 मिथाइल, सॉरी ये बनाना भूल गया था, 4 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब इधर पे आ जाओ, यहां पर अब हमारे पास है, यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब डबल बॉन्ड देखो कहां पर है, 1 पर है, 3 पर है और 6 के ऊपर है, 1,3,6 ट्राई इन। अब कौन सा ट्राई इन है, ऑक्ट 1,3,6 ट्राई इन, और 2 मिनट रुक जाओ, उससे पहले मिथाइल ग्रुप भी है, 3 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और 7 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है। सो 3,7 डाई मिथाइल ऑक्ट, 1,3,6 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, 6 ट्राई इन। चलो थोड़े लेंदी थे, बट दीज वर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक्चुअली, कि ना आ पाए या गलत करे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था इनमें। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों का, द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिनट रुक जाओ, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारे पास है, इसकी स्टेबिलिटी इज मोर देन ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इज मोर देन ब्यूट 2 इन, और उसका रीजन क्या है। अब एक चीज याद रख लेना, 3 चीजों की स्टेबिलिटी कभी भी तुम लोग चेक करोगे तो ऑलवेज गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। वो 3 चीजें कौन सी होती है, पहला है हमारे पास फ्री रेडिकल, अगला कार्बोकैटायन, और तीसरा डबल बॉन्ड। यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड।
ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग किसके थ्रू चेक करोगे, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब कैसे चेक करते हो वो मैं इस बार बता देता हूं, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं। चलो, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते थे। यहां पर है H3, यहां पर H3, 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 यहां पर है H3, यहां पर है H3। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन कौन कौन से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बन जो है, यहां पर 4 कार्बन है, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके पास कितने हैं, ये 3 है ना, 3, ये 3 6, ये 3 9, ये 3 12। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास डबल बॉन्ड के बाजू में 2 ही कार्बन है, इसके साथ भी है ना एक H तो, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बाजू वाले कार्बन को हम लोग देखेंगे, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन, ये 3 और ये 3, टोटल इसके पास कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। 12 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा स्टेबल। एंड कौन सी चीज है जो उसको जस्टिफाई करती है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कभी भी इन 3 चीजों की स्टेबिलिटी पूछी जाए, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड, तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन ही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलो तो फिर आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आई होगी। पढ़ते रहो और मार्क्स कितने भी आए इट डजंट मैटर, ठीक है ना। व्हाट मैटर्स इज कि जो तुमने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है फिर उसके बाद 12th तक याद रखना। बिकॉज बहुत जरूरी नहीं है कि तुमने फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो फर्स्ट टाइम में ही आएगा, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन अगली बार आ जाए तब तुमको वो अटेम्प्ट करना जरूर आना चाहिए। दैट शुड बी द गोल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। और लॉकडाउन है तो यूटिलाइज करो टाइम को पढ़ने के लिए। बाय।